हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी को स्टडी किया था। ठीक है, तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के लिए अपन ने टाइम एवरेज वेलोसिटी या टाइम एवरेज स्पीड और टाइम एवरेज डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी या डिस्टेंस एवरेज स्पीड को स्टडी किया था। ठीक है, अब क्या है कि वो तो मेरे को क्या है, कोई क्वेश्चन डायरेक्ट दे दे, स्पीड दे दे, टाइम दे दे, वेलोसिटी डायरेक्ट डिस्टेंस दे दे, तो वो अपन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अपन को पता है कि भाई वेलोसिटी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या फिर स्पीड ये टाइम के फंक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे को ये भी बोल सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है किसी टाइम टी पे वो है t²+1। भाई अपन को पता है कि अपना डिस्टेंस भी, डिस्प्लेसमेंट भी, वेलोसिटी भी, स्पीड भी, ये सब टाइम के साथ वेरी कर सकते हैं, तो ये टाइम का फंक्शन हो सकते हैं। तो टाइम का फंक्शन हो सकते हैं तो इनको अपन को टाइम की फॉर्म में भी दे सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या हो सकता है कि भाई वो टाइम की फॉर्म में तो सिंपल फंक्शन हो गया, लेकिन कॉम्प्लिकेट करने के लिए अपन को क्या कर सकता है कि वेलोसिटी को डिस्टेंस का फंक्शन भी दे सकता है। तो अगर मेरे को फंक्शन की फॉर्म में गिवन है, अगर मेरे को डायरेक्ट गिवन है तो मैं वो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ही, लेकिन अगर मुझे फंक्शन की फॉर्म में गिवन है तो फंक्शन की फॉर्म में गिवन होने पर जो मैं एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, भाई दो तरह की वेलोसिटी अपन ने पढ़ी थी, टाइम एवरेज और डिस्टेंस एवरेज। तो टाइम एवरेज में क्या होगा कि भाई टाइम की फॉर्म में फंक्शन मेरे को गिवन होगा, लेट जो वेलोसिटी है दैट इज फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम मतलब भाई कुछ भी दे रखा होगा t²+2t+1 ऐसे करके फंक्शन दे रखा होगा टाइम का। तो अपन जो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे v एवरेज, वो निकालेंगे इस फॉर्मूला का यूज़ करके, v इंटीग्रेशन v.dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन की अपन को लिमिट प्रोवाइड कर रखी है तो वो अपन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 to 4 सेकंड के अंदर एवरेज निकालना है, 1 to 5 सेकंड के अंदर एवरेज निकालना है, तो वो अपन को क्या देगा, लिमिट्स गिवन होंगी। ठीक है, वो अपन यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन आपको आता है। ऐसे ही मान लो अगर अपन को जो वेलोसिटी है वो फंक्शन दे रखी है किसका, डिस्टेंस का, एस का, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का, तो फिर जो अपन एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे वो निकालेंगे इंटीग्रेशन v.ds अपॉन इंटीग्रेशन ds, इस फॉर्मूला का यूज़ करके। ठीक है, डायरेक्ट याद रखेंगे इन फॉर्मूलाज को। एक मैं इसका एक एप्लीकेशन बता देता हूँ आपको। जैसे कि मुझे बोल दे कि भाई वेलोसिटी v इक्वल टू गिवन है लेट t+1। ठीक है, और मैं आपसे ये कहूँ कि भाई आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर दो, v एवरेज कैलकुलेट कर दो। कब कैलकुलेट करना है, 1 to 4 सेकेंड के अंदर इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी ना वो आप कैलकुलेट कर दो। तो जिसका मैं v एवरेज निकालूंगा वो डायरेक्ट में फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। क्या फॉर्मूला है मेरे पास, इंटीग्रेशन v.dt। ठीक, लिमिट 1 to 4 और अपॉन में इंटीग्रेशन dt लिमिट 1 to 4 आता है। अपन को इंटीग्रेशन कर सकते हैं सीधे सीधे, v की वैल्यू क्या है, t+1.dt लिमिट इज 1 to 4 और अपॉन में क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, भाई 1 ही है इधर तो कुछ नहीं मल्टीप्लाई में, तो और 1 to क्या हो जाएगा 4 आता है। अपन को इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। t का क्या हो जाएगा, t²/2, 1 का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का t होता है, लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 4 अपॉन 1.dt क्या हो जाएगा, t लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 4। पुट कर सकते हैं लिमिट, आंसर निकाल सकते हैं, इजीली आंसर अपने पास आ जाएगा। तो इस तरह अपन क्या कर सकते हैं कि भाई वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी कब, जब अपन को वो टाइम के फंक्शन या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में गिवन हो। ठीक है, अच्छा अपन ने वेलोसिटी को स्टडी किया। ठीक है, अब अपन ये बोल रहे थे कि भाई वेलोसिटी के बाद वेलोसिटी में चेंज हो सकता है टाइम के साथ। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज कैसे हो सकता है कि भाई अभी आप 30 से चल रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आप 40 की स्पीड से चलें, फिर आप 50 की स्पीड से चलें, फिर आप 60 की स्पीड से चलें, तो आपकी वेलोसिटी वेरी कर सकती है टाइम के साथ कंटिन्यूसली। ठीक है, तो अगर आपकी वेलोसिटी वेरी करती है तो चेंज इन वेलोसिटी होगा, और जो चेंज इन वेलोसिटी होता है उस चेंज इन वेलोसिटी को अपन बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो जो अपनी नेक्स्ट टर्म है जो अपन को इस चैप्टर के अंदर स्टडी करनी है दैट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, भाई अपन बोलते भी हैं व्हीकल जो होता है अपना, व्हीकल के अंदर क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है 4 व्हीलर के अंदर भी होता है, 2 व्हीलर के अंदर भी होता है ना। तो वो एक्सेलरेटर क्या काम में आता है, व्हीकल 4 व्हीलर के अंदर जो एक्सेलरेटर होता है उसके ऊपर अपन पैर रखते हैं तो क्या होता है, स्पीड इंक्रीज होती है ना, पैर हटाते तो स्पीड रिड्यूस होती है। ऐसी बाइक में एक्सेलरेटर जो होता है उसको अपन क्या करते हैं, खींचते हैं
तो क्या होता है, स्पीड इंक्रीज होती है। इसका मतलब जो एक्सेलरेटर है वो क्या करता है, एक तरीके से स्पीड को चेंज करने के काम में आता है ना, वेलोसिटी को चेंज करने के काम में आता है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या हो रहा है, मोमेंटरी चेंज हो रहा है। ठीक, तो वहाँ स्पीड ऑलमोस्ट वेलोसिटी हो गई, तो जो चेंज इन वेलोसिटी है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी। अब भाई ये जो सारी क्वांटिटीज़ हैं, ये क्वांटिटीज़ टाइम के साथ ही वेरी करती हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी किसके साथ होगी, विद टाइम और विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी वी अपॉन टी। यूनिट क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, और इनटू में टाइम के लिए एक और सेकेंड, तो मीटर इनटू सेकेंड की पावर -2। ठीक है, सिंपली अब चेंज इन वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी से चेंज आ रहा है, तो ये खुद भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब जो एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेशन स्केलर नहीं हो सकता। तो ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई थी कि भाई चेंज इन स्पीड कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, चेंज इन स्पीड का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है भाई, आपसे मैं बोलूँ कि भाई स्पीड चेंज हो रही है, कौन सी क्वांटिटी होगी, कोई क्वांटिटी नहीं होगी। फिजिक्स में चेंज इन स्पीड, वेरिएशन इन स्पीड कोई क्वांटिटी नहीं होती। ओनली कौन सी क्वांटिटी होती है, चेंज इन वेलोसिटी विच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई वेलोसिटी अपॉन टाइम है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ग्राफ से रिलेटेड। अब अपन ने क्या पढ़ा कि भाई एक्सेलरेशन तो v अपॉन टी है। अच्छा, इसको अगर मैं अगर डिफरेंशिएशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो चेंज इन वेलोसिटी dv अपॉन चेंज इन टाइम dv अपॉन dt स्मॉल के लिए हो जाएगा ये इक्वल टू dv अपॉन dt। ठीक है, तो यहाँ से ये जो रिलेशंस मैंने पढ़े, कौन कौन से रिलेशंस पढ़े अभी तक, कि भाई वेलोसिटी जो होती है वो होती है क्या, s अपॉन t, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अगर स्केलर है तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा स्पीड के लिए, और अगर वेलोसिटी है तो वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। ऐसे एक्सेलरेशन अपन ने पढ़ा क्या, a इक्वल टू v अपॉन टी। तो यहाँ से अगर मैं s निकालूँ तो वो इंटू टी हो जाएगा, और इधर से v निकालूँ तो क्या हो जाएगा, a इंटू टी हो जाएगा। अब इनका ग्राफिकल रिलेशन क्या कहता है, देखो मान लो अगर मैं कर्व बना रहा हूँ किसका, टाइम का और वेलोसिटी का। ठीक है, यहाँ एक मेरे पास एक स्ट्रेट कर्व आ गया। ठीक, अब मेरे पास अगर ये स्ट्रेट कर्व आ गया तो इस स्ट्रेट कर्व के अंदर, ये स्ट्रेट कर्व आ गया, इस कर्व का अगर मैं एरिया निकालूं, ये एरिया हो जाएगा इसका, एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया अंडर द कर्व जब मैं निकालूंगा तो क्या होगा कि भाई एरिया, ये कैसी शेप है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप है, ये टाइम t, इसकी लेंथ हो गई, वेलोसिटी v, इसका विड्थ हो गया। तो विड्थ इंटू लेंथ विल बी द फॉर्मूला ऑफ एरिया। तो अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ तो एरिया विल बी व्हाट, वेलोसिटी इंटू टाइम, और वेलोसिटी इंटू टाइम इज क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट। तो एस इक्वल टू क्या आ गया, वी टी। दैट मीन्स एरिया ऑफ ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एस, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप वेलोसिटी टाइम का कर्व बना रहे हो तो वेलोसिटी टाइम का जो कर्व है उसका जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखेंगे कि वेलोसिटी टाइम कर्व का जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि मैं अगर वेलोसिटी और टाइम का ही कर्व बना रहा हूँ। ठीक है, ये कर्व मैंने बना दिया, ये टाइम और ये वेलोसिटी। ठीक है, अब मान लो ये इधर ये थीटा एंगल है इस ग्राफ का। ठीक है ना, ये थीटा एंगल है, इधर से मैं एक परपेंडिकुलर डाल दूँ टाइम वाले एक्सिस पे। अगर मैं एक परपेंडिकुलर इधर डाल दूँ तो ये वेलोसिटी, ये इसके पैरेलल में ये वेलोसिटी की तो वैल्यू आएगी भाई, ये जितनी भी इसकी हाइट है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, वेलोसिटी की वैल्यूज़ को। ये इधर क्या हो गया, टाइम। तो इस राइट ट्राइंगल के अंदर अगर मैं टेन थीटा कैलकुलेट करूं, टेन थीटा क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर थीटा के सामने और अपॉन में क्या हो जाएगा, बेस। तो दिस विल बी v अपॉन टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा,
एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा क्या? और टेन थीटा मैंने बताया था पहले भी, किसी भी कर्व में जो टेन थीटा की वैल्यू होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? स्लोप को। इसका मीनिंग ये हो गया कि जो इसकी स्लोप है एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज टेन थीटा, किसके इक्वल हो जाएगी? एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगी। इसका मीनिंग ये हो गया कि मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई जो वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो दो चीज़ें मेरे पास आई कि भाई वेलोसिटी टाइम कर्व अगर मेरे पास है तो जो उसका एरिया है वो रिप्रेजेंट करेगा एस को, और जो उसका स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन को। ठीक है, याद रखेंगे। ऐसे ही मान लो मैं कर्व बनाऊं टाइम टी और एस का, ठीक है, ये मैंने कर्व बना दिया, इसके अंदर एक ग्राफ बन गया, इसका एंगल क्या है? थीटा है। इधर ये परपेंडिकुलर डाल दूं तो एस के सामने हाइट में सारी वैल्यूज किसकी होंगी? एस की, ये टाइम की, इधर टेन थीटा निकाल सकता हूँ क्या? टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एस अपॉन टी क्या है? वेलोसिटी। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई इसका जो टेन थीटा है विच इज स्लोप, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई एस एंड टी कर्व का जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मान लो अगर यहीं पे मैं एरिया निकालता, एरिया कैलकुलेट करता, टाइम ये एस, ये ठीक, एरिया कैलकुलेट करता, ये टी की वैल्यू, एस की वैल्यू, लेंथ इंटू विड्थ, एस इंटू टी, कोई क्वांटिटी होती है क्या? कोई क्वांटिटी नहीं होती। इसका मीनिंग ये हो गया कि इसका जो एरिया होता है ना एस और टी कर्व का, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, वो एरिया बन के कोई काम का नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर मैं ए और टी का कर्व बनाऊं, किसका कर्व बना रहा हूं? ए एंड टी का मैं कर्व बना रहा हूं। ठीक है, ये ए हो गया इधर और ये क्या हो गया? टी हो गया। स्ट्रेट लाइन ले ली, लाइट एरिया निकालूं, इसका स्ट्रेट कर्व है, एरिया निकालूंगा, ये ए की वैल्यू, इधर ये टी की वैल्यू, एरिया निकालूंगा तो क्या होगा? ए इंटू टी, और ए इंटू टी क्या होता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी है इंटू टी, इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई एरिया किसके इक्वल हो गया? वेलोसिटी के इक्वल हो गया। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई ए और टी कर्व अगर मेरे पास है तो उसका जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। लेकिन अगर मैं इसकी स्लोप निकालूं, ये टी और ये ए, स्लोप निकालूंगा थीटा, थीटा के सामने ये ए और ये क्या हो गया? टी। तो स्लोप अगर मैं निकालूंगा तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए अपॉन टी, यही। अब ए अपॉन टी हो जाएगा तो ए अपॉन टी कोई क्वांटिटी है क्या मेरे पास? कोई क्वांटिटी नहीं है। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई इसका जो स्लोप होता है उसका भी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। ठीक है, तो अपन को अगर ग्राफ भी गिवन है तो ग्राफ के थ्रू भी अपन वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन और अपने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए अपन को ये चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी? लर्न करनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, सिंपल है। ठीक, एक क्वेश्चन अपन देखते हैं। अभी अपन ने तीनों रिलेशन पढ़ लिए, तीनों क्वांटिटीज़ पढ़ ली। वेक्टर में 3 हैं, स्केलर में 2 हैं। कौन कौन से? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं अपन इसके बेसिस पे। अच्छा, ये जो रिलेशन अपन ने पढ़े, इस रिलेशंस में अपन ये तो पढ़ ही चुके हैं कि भाई पहले भी मैंने डिफरेंशिएशन में डिस्कस किया था कि वेलोसिटी इज डी एस अपॉन डी टी, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन, यही ना। एंड अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, अपोजिट होते हैं दोनों, पहले भी डिस्कस किया डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अंदर। ऐसे एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा? डी वी अपॉन डी टी, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। और जो v होता है दैट इज इंटीग्रेशन ए डॉट डी टी। ठीक है, इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे भी काफ़ी सारे काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। ठीक है, फ्रेम होते हैं, आते भी हैं कई बार। ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन अपन देखते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन मेरे को दे रखा है दैट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल moving in
द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये बोल रहा है, ठीक है। वेरीज एज, वेरी कर रहा है, मतलब फंक्शन दे रखा है इसका v इक्वल टू अल्फा अंडर रूट एक्स, ये रिलेशन दे रखा है मुझे, किस किस का रिलेशन है, देखो ये वेलोसिटी और x मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट लेट्स कर लूँ, अगर ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इक्वल टू अल्फा अंडर रूट एक्स डिस्प्लेसमेंट है ना। अब आगे बोल रहा है कि भाई अल्फा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, अब अल्फा तो कांस्टेंट है, ठीक है, मान लिया। फिर बोल रहा है अज्यूमिंग दैट एट मोमेंट t equal to 0 the particle was located at point x equal to 0, then find, क्या फाइंड करवा रहा है, टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन को देखें अपन का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यान से क्या बोल रहा है मेरा क्वेश्चन कि भाई एक तो वेलोसिटी है किसी पार्टिकल की, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल अपना मूव कर रहा है, और जो वेलोसिटी है उसका रिलेशन अपन ने एक्स के साथ दिया है, डिस्प्लेसमेंट के साथ दिया है। क्या रिलेशन दिया है, v इक्वल टू अल्फा अंडर रूट एक्स, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मतलब वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन गिवन है। अच्छा, जनरल में अपन क्या मानते हैं कि भाई वेलोसिटी वेरीज विद टाइम, तो वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो किसके साथ आना चाहिए, टाइम के साथ आना चाहिए, पहली बात। Assuming that at moment t equal to 0 the particle was located at point x equal to 0, मतलब इनिशियली जो था वो पार्टिकल t equal to 0 पे तो स्टार्ट ही हुआ था, तो x equal to 0 पे था, ओरिजिन पे था बिल्कुल, ठीक है। फाइंड टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, मेरे से पूछ रहा है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की टाइम डिपेंडेंस। टाइम डिपेंडेंस मतलब भाई नेचुरली तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही टाइम पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, तो टाइम की फॉर्म में उनका फंक्शन आना चाहिए, लेकिन गिवन किस फॉर्म में है, x डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, ठीक है। तो मतलब मेरे को इसका टाइम की फॉर्म में फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या है कि इस तरह का मेरे को जब क्वेश्चन दे रहा है तो पहली चीज़ तो देखो रिक्वायरमेंट क्या है कि टाइम लेके आना है वेलोसिटी में, ठीक है। अब वेलोसिटी के अंदर अगर टाइम लेके आना है, लेकिन गिवन क्या है मेरे को, डिस्प्लेसमेंट, तो क्या इस रिलेशन में किसी भी तरीके से टाइम t की एंट्री हो सकती है क्या, कैसे हो सकती है? एक तरीका है, क्या तरीका है कि मेरे को देखो x का तो टाइम के साथ मेरे को रिलेशन नहीं पता, मेरे को पता है कि भाई वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है, तो वहाँ से टाइम एंट्री कर सकता है ना, तो वहाँ से टाइम एंट्री कर सकता है, तो मैं v को dx अपॉन dt लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ क्या? तो क्या हो जाएगा ये dx अपॉन dt इक्वल टू अल्फा अंडर रूट एक्स, ये x एक साइड ले लूँ, ठीक है, t दूसरी साइड ले लूँ, क्या हो जाएगा ये dx अपॉन अंडर रूट एक्स इक्वल टू अल्फा dt। अच्छा मान लो, अच्छा ये जो रिलेशन आया ये x डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ, तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ अगर रिलेशन निकल जाए, ठीक है, तो मैं उसका डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी का निकाल सकता हूँ, फिर वेलोसिटी के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन का निकाल सकता हूँ, मतलब मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मतलब मैं अगर मैं x का डायरेक्ट रिलेशन निकालूँ उसके साथ टाइम के साथ, तो फिर उससे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टाइम के साथ रिलेशन निकल सकते हैं। अब मेरे को क्या है, x का t के साथ रिलेशन चाहिए, तो t तो हटाना है, d तो हटाना है मेरे को, d मीन्स डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन को कौन रिमूव कर सकता है, इंटीग्रेशन। तो क्या कर दूँ, इंटीग्रेट कर दूँ, तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूँ, ठीक, दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो देखो क्या होगा, इंटीग्रेट कर दो भाई इसको 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, मतलब ये क्या है dx अंडर रूट एक्स मीन्स x पावर 1/2
इक्वल टू एल्फा डी टी, एल्फा तो कांस्टेंट है, एक्स की पावर -1/2 होगा डॉट डी एक्स इक्वल टू एल्फा तो कांस्टेंट है, अंदर क्या होगा डी टी। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई x पावर n हो गया, और x पावर n का क्या फॉर्मूला है, x पावर n+1/, यही है ना, इंटीग्रेशन कर दो, क्या हो जाएगा x पावर n+1/n+1, सही किया, इक्वल टू क्या हो जाएगा एल्फा, और ये dt का क्या हो जाएगा t, लिमिट तो दे नहीं रखी, प्लस t, क्या हो गया भाई ये x पावर 1/2 और अपॉन में क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, क्या हो गया ये x पावर 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो 2, और क्या हो गया ये √x इक्वल टू क्या हो जाएगा एल्फा टी प्लस सी। t इक्वल टू 0 पे x कितना है, t इक्वल टू 0 पे x कितना है, इस कंडीशन से c की वैल्यू क्या आएगी, x 0 पुट करूँ, t 0 पुट करूँ तो c क्या आएगा, तो 2 √x इक्वल टू क्या हो गया अल्फा टी, क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तभी वेलोसिटी निकलेगी, तो √x इक्वल टू क्या हो गया अल्फा टी अपॉन 2, x इक्वल टू क्या हो गया अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन। अब तो बहुत ईजी हो गया है क्वेश्चन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों आ जाएंगे। वेलोसिटी v इक्वल टू क्या आ गया dx अपॉन dt, ठीक, निकाल सकता हूँ, तो वेलोसिटी v इक्वल टू dx अपॉन dt, जो d अपॉन dt अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2, x की वैल्यू कर दो सॉल्व, क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 तो कांस्टेंट, अरे भाई d अपॉन dt और x की वैल्यू पुट कर दी अल्फा स्क्वायर 4, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 तो क्या है कांस्टेंट, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, x और n का डिफरेंशिएशन nx n-1, तो क्या हो जाएगा भाई ये 2 इंटू टी एन पावर 2-1, तो क्या आ गया v इक्वल टू ये 4 कैंसिल आउट, तो अल्फा स्क्वायर टी और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, सही किया, आ गया क्या वेलोसिटी का रिलेशन किसके साथ, टाइम के साथ। ठीक है, और क्या निकालना है, एक्सेलरेशन क्या होता है, निकल जाएगा, क्या हो जाएगा इजीली, तो इस तरह अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करते टाइम क्या बेसिक रूल ये है कि भाई आप ये देखें पहले तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको क्या गिवन है, अब वो जो गिवन है और जो फाइंड कर रहे हैं उनके बीच में आप रिलेशन कैसे बनाएंगे, उस पर सारा क्वेश्चन डिपेंड करता है। ठीक है, तो इजीली अगर हो जाएगा, अगर आपको पाथ मिल गया, आपको ये पता चल गया कि भाई जो आपको गिवन है और जो आपको फाइंड करना है उसके बीच का रिलेशन क्या है, बॉन्ड पता चल गया, तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें, देखो अब इस चैप्टर में अपन को पढ़ना क्या था, फाइनली अपन ये बोल रहे थे अपन को मोशन पढ़ना है। ठीक है, विदाउट रीजन, तो मोशन में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पढ़ लिया अपन ने, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, वो सब टाइम पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में कुछ रिलेशन अपन ने 9th क्लास में पढ़े थे। ठीक है, जिनको अपन क्या बोलते थे, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े थे ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन ऐसे पढ़ा था अपन ने। फर्स्ट होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये रिलेशन अपन ने स्टडी किए थे। अब ये रिलेशन ही अपन को इधर भी पढ़ने हैं। ठीक है, इनके बेसिस पे क्वेश्चन भी देखेंगे। पहले इनका प्रूफ देखते हैं कि ये आए कहाँ से। ठीक है, प्रूफ एक तो पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, पहले भी प्रूफ पढ़ा होगा 9th क्लास में। ठीक है, तो दो तरीके से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, एक तो ग्राफिकली प्रूव कर सकते हैं जैसे आपने 9th क्लास में किया था। ठीक है, और एक अभी अपन ने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ ली है इस साल, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मिला के उनको बोलते हैं कैलकुलस। तो कैलकुलस का यूज़ करके भी अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो
पहले ग्राफिकल मेथड से देख लेते हैं और फिर उसको कैलकुलस मेथड से देख लेंगे। लेट मेरे पास कोई पार्टिकल था, ये पार्टिकल था, ठीक है। अब ये पार्टिकल जो था वो इधर रखा हुआ था और टाइम 0 था। अब क्या हुआ कि जब टाइम 0 था तो ये पार्टिकल यहाँ है, अपन ने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, ठीक है। इस पार्टिकल को अपन ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल अपन यहाँ खड़े हैं, सामने रोड पे से कोई बाइक जा रही है, अपन ने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो जब अपन ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तब टाइम 0 था। अब जब वो आगे से कहीं से आ रहा था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u रही होगी, किसी वेलोसिटी से आ रहा होगा, वो आगे मूव कर रहा है। उसने क्या किया कि भाई एक्सेलरेटर अपना टाइट कर दिया, एक्सेलरेट किया बाइक को, एक्सेलरेट किया। तो एक्सेलरेट करने के बाद अपन उसको देखते रहे तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो गई, v से हो गई v। तो वेलोसिटी u से v हो गई, भाई एक्सेलरेट किया बढ़ेगी, ठीक है। अब u से v जब वेलोसिटी हो गई तो उसने हमारे सामने कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर कर लिया। लेट उसने ये s डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे स्टोरी को, मैंने एक स्टोरी आपको बताई कि भाई एक पार्टिकल आ रहा था, अपन ने उसको t=0 पे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, उसने हमारे सामने एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेट करके उसकी वेलोसिटी v हो गई और उसके टाइम में उसने s डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर कर लिया। अच्छा, जब तक टाइम भी t पास हो चुका था। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या मैं? अगर मान लो मैं वेलोसिटी और टाइम का कर्व बनाऊँ, किस का, ये टाइम और ये वेलोसिटी का कर्व बनाऊँ, ठीक है। तो क्या होगा कि भाई देखो इनिशियल t=0 पे तो उसकी कितनी वेलोसिटी है u, तो ये कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी है u, है ना। उसने एक्सेलरेट किया, टाइम t हो गया तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई v। तो लेट v यहाँ था, भाई कोई भी वैल्यू होगी v, तो टाइम t के बाद वो क्या हो गई, ये v हो गई, ठीक है। तो अगर मैं कर्व बनाऊं तो ये u से v तक उसका वेलोसिटी क्या हुआ है, लीनियरली इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये अपनी x एक्सिस और ये x एक्सिस के साथ इसका एंगल क्या हो गया, थीटा, ठीक है ना। ये इसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। ये इसका ग्राफ हो गया। तो इस ग्राफ के थ्रू मेरे को क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने हैं, ठीक। अब इस ग्राफ के थ्रू मेरे को इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने हैं। तो इस ग्राफ में ये है थीटा, थीटा अगर ये है तो ये जो ग्राफ है कौन सा, ये देखो इसको पॉइंट मान लेता हूँ मैं, ये तो O हो गया, ये हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया और ये E पॉइंट हो गया। ये EBC ये क्या हो गया, एक राइट ट्राइंगल हो गया। इस राइट ट्राइंगल का अगर मैं स्लोप फाइंड करूं, स्लोप इज tan थीटा, क्या होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर मतलब BC और अपॉन बेस क्या हो गया, ये EB, ठीक। tan थीटा स्लोप इक्वल टू क्या हो गया, BC कितना हो गया, ये BC, भाई ये तो V है यहाँ से यहाँ तक, तो ये नीचे से, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये U, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, V माइनस U, और ये U V कितना है टोटल, टाइम t माइनस 0 कर सकता हूँ। ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम का। वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को। अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन a v माइनस यू अपॉन v माइनस यू इक्वल टू at, तो v इक्वल टू क्या आ गया, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ऐसी पढ़ी थी, ठीक। सेकंड भी फाइंड कर सकते हैं। सेकंड जो रिलेशन है दैट इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ किसका है, वेलोसिटी और टाइम का। वेलोसिटी टाइम के कर्व में डिस्प्लेसमेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है, एरिया। क्या निकालना पड़ेगा इसका, एरिया। मतलब s मेरे को निकालना है तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, एरिया अंडर द कर्व, ठीक। कैसे निकाले भाई एरिया, कि देखो एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है, इसका एरिया निकाल दो, और एक क्या बन रहा है, ये रेक्टेंगल, इसका एरिया निकाल दो। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ रेक्टेंगल कौन सा है, OABE, ठीक। कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया
ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है यूबी, सॉरी ईबी, हाइट इज ईबी, प्लस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ ओ इंटू ए बी, ठीक है, यही ना। वैल्यूज पुट कर दो, हाफ ई बी की वैल्यू कितनी है टी, सी बी की वैल्यू निकालिए वी माइनस यू, तो वी माइनस यू और सी बी इज प्लस ओ ए कितना है भाई टी, और ए बी कितना है ये बी यू, तो क्या हो गया ये एस इक्वल टू हाफ, क्या हो गया ये बी माइनस यू इंटू टी, बी माइनस यू इंटू टी क्या है भाई देखो, वी माइनस यू इज 80, तो क्या हो जाएगा ये 80 लिख सकता हूँ इसको, और साथ में टी क्या हो जाएगा, और ये क्या हो गया एस इक्वल टू क्या हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही था सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, निकल गया ग्राफ से। थर्ड, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर यू स्क्वायर लाने, वी और यू पहले से हैं, स्क्वायर कर दूँ, इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर देते हैं, इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा भाई v इक्वल टू यू प्लस 80 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वी स्क्वायर इक्वल टू, इधर स्क्वायर ओपन होगा a प्लस बी का, तो यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2uat, यही होगा। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a कॉमन ले लूँ मैं, अगर इसके अंदर 2a कॉमन लूँ मतलब इन दोनों टर्म में 2a से डिवाइड कर दूँ, इस टर्म को अगर मैं 2a से डिवाइड करूँगा, a से a स्क्वायर कैंसिल आउट, a बचेगा, ये t स्क्वायर बचेगा, और नीचे क्या बचेगा 1/2, ठीक है। इस वाली टर्म को 2a से करना डिवाइड, 2 और a कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा ut प्लस हाफ टी स्क्वायर क्या होता है s, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इस तरह अपन क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर सकते हैं, ठीक। तो अभी अपन क्या करेंगे कि भाई नेक्स्ट लेक्चर में इसकी कैलकुलस मेथड को देखेंगे, कैलकुलस मेथड से इसको प्रूव करके फिर इसके अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम अपन को क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि जो बेसिक है थ्योरी ना होके क्या है क्वेश्चंस हैं, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे उतनी अपनी क्या होगी प्रैक्टिस होगी, और उतना ही चैप्टर स्ट्रांग होगा, ठीक है। थैंक यू।